स्वागत है आपका स्टडी विथ लेट में। आज हम आपके सामने जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोकसभा के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी बात विवाद करने के अलावा सीधे शुरू करते हैं। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। हमने आपको बताया था कि जो संसद होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमने राष्ट्रपति के बारे में देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे से 3 वीडियो में देखा है। राज्यसभा के बारे में देख चुके हैं, पिछला वीडियो अभी देख लीजिए, बहुत अच्छे से वो बताया है। और आज हम लोकसभा के बारे में देखते हैं। तो जो लोकसभा होती है उसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। कि वो क्यों बोलते हैं, आगे आपको जानकारी हो जाएगी। हमने जो राज्यसभा वाली वीडियो में बताया था कि जो राज्यसभा होती है वो संसद का स्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि वो भंग नहीं होती है। उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसी वजह से अब हम लोकसभा देख रहे हैं, तो लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? सभापति होता है। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन लोकसभा का जो सभापति होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष होता है और उसके बारे में अभी हम देखेंगे। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात, याद रखिए, पहली बैठक तक नहीं होता है, पहली बैठक के पश्चात होता है, यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात, मतलब जब उसके जितने भी सांसद जीत कर आ जाते हैं, जब वो अपनी लोकसभा में जाते हैं, पहली बैठक होती है, तब पहली बैठक में अपना अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं अपने ही लोगों में। ठीक है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। ठीक है, अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर है। इनमें से 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से एवं 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के, आंग्ल भारतीय मतलब अंग्रेजों के जो वंशज हैं, जो भारत में ही रह गए हैं और भारत में ही वो निवास करते हैं और उन्होंने भारत की ही नागरिकता ले रखी है, उन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर लोकसभा में जब चुनाव होता है और उस वर्ग से, आंग्ल भारतीय वर्ग से अगर कोई व्यक्ति चुनाव में नहीं जीतता है, कोई नहीं आता है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। मनोनयन मतलब सीधे राष्ट्रपति बोल सकते हैं कि आप दोनों जो आंग्ल भारतीय वर्ग से आते हैं, आप लोग लोकसभा में आइए, आप लोगों को हम सांसद बनाते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब जो है क्या समय पर वो हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। होनी चाहिए कितनी? 552। ठीक है, 28 राज्यों से निर्वाचित जो सदस्य हैं कितने? 524। ये कितने होने चाहिए? 530। ठीक है, और 8 संघ शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित है उनकी संख्या कितनी है? 19। ये होने चाहिए 20। और आंग्ल भारतीय वर्ग के जो मेंबर है वो कितने 2, जो उतने ही होने चाहिए। तो टोटल इस समय की संख्या कितनी है? 545। ठीक है, ये अभी यहाँ तक हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष से अधिक। ये पहले जो, ठीक है, जो 18 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं, देश के नागरिक होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे देश का नागरिक 18 वर्ष से ऊपर है, वह लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य है। और सभी लोग कहते हैं कि मतदान हमारा अधिकार, वोट हमारा अधिकार, इस तरह से होता है। कैंपेनिंग होती है और सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि सभी लोग वोट दें। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि गुप्त मतदान से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी
सांसद के इलेक्शन में चुनाव में वोट देता है तो वो गुप्त मतदान से देता है। वो बताए या ना बताए, मतलब कुल मिला के ये होता है कि कोई मतलब वो नहीं भी बताएगा तो कोई वो नहीं होता है, उसे गुप्त मतदान के आधार पर उनका इलेक्शन होता है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। देख लेते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एससी और एसटी के लिए राज्यवार, देखिए गौर करके, राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में, यहाँ पर केंद्रीय जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है इसमें। ठीक है। ये आपको गौर करना है, राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है किसमें? लोकसभा के इलेक्शन में। ठीक है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। अभी जो हर बार बढ़ाया गया है, 2019 में 104 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आरक्षण को 2030 तक के लिए फिर से आगे हो गया है वो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वो क्या है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, नॉर्मल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन में पार्टिसिपेट करता है, निर्वाचन में भाग लेता है, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। ठीक है। उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उम्र क्या होनी चाहिए निर्वाचित होने के लिए। ठीक है। वह पागल व दिवालिया ना हो। ठीक, नॉर्मल सी बात है। अगर कोई पागल है, माइंड से अगर फेल है, तो वह व्यक्ति, नॉर्मल सी बात है, लोकसभा में पहुंच ही नहीं सकता। अगर पहुंच गया तो ये हमारे देश के लिए सबसे बेकार बात होगी। ठीक। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर वह कोई भी जॉब या नौकरी ना कर रहा हो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। जो मंत्रिपरिषद बनती है, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, अगर कोई भी एक मंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मान्य हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए व स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन, जैसे जो भी अधिवेशन होना है तो उसके लिए आहूत करता है कौन? राष्ट्रपति ही बुलाते हैं और स्थगित भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। हमने राज्यसभा में बताया भी था कि 6 महीने का अंतराल कैसे होता है। अगर नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए। और थैंक यू उस वीडियो को इतना देखने के लिए, और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़पूर्ति मतलब लोकसभा की गढ़पूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। 10वां भाग का मतलब 55 मेंबर्स, 55 जो सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा की सदस्य संख्या वो कितनी है? 550। ठीक है। और 2 आंग्ल भारतीय मिला के, ठीक है, उस हिसाब से। अब हम देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन। ये काफी थोड़ा, अब बाकी वीडियो में सिर्फ संयुक्त अधिवेशन ही है, उसी को हम अच्छे से देखेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। क्योंकि ये मान लीजिए कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो ये मान लीजिए कि 20 से 25% चांस संयुक्त अधिवेशन से ही आते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा पूरा। ठीक है। संयुक्त संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 108 मतलब संयुक्त अधिवेशन। इसको चबा लीजिए, खा लीजिए, बिल्कुल इसको दिमाग में रख लीजिए कि अनुच्छेद 108 मतलब संयुक्त अधिवेशन। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया, सीधे सीधे आता है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है।
संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अब किन कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन आता है वो हम देख लेते हैं कि विधेयक निम्न 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। वो परिस्थितियां क्या हैं? विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरा सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा लेकर आती है, लोकसभा से पास हो जाता है और उसे राज्यसभा भेजते हैं, लेकिन वो विधेयक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और राज्यसभा वाले कहते हैं कि नहीं, हम इसे पास नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। दूसरी जो कंडीशन वो क्या है कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल भेजा या राज्यसभा ने कोई बिल लोकसभा में भेजा, दोनों कंडीशन होती हैं और अंतिम रूप से असहमत हो गए। पहले कहा होगा कि चलो ठीक है, ये बिल सही है, आप लेकर आइए। फिर राज्यसभा में कोई और मेंबर आ गए हों, उन्होंने कहा नहीं, ये बिल नहीं पास हो सकता है। फिर लोकसभा में आया तो फिर मतलब आपस में बहस, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो उसमें ये होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं और साधारण बहुमत से उनका इलेक्शन हो जाता है और वो बिल पास हो जाता है। दूसरे सदन, जो तीसरी कंडीशन है, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। देखिए, अगर कोई बिल लोकसभा, नॉर्मली यही होता है कि बिल लोकसभा में ही आता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, नॉर्मली, सामान्यतः। हाँ, ठीक है, इसको हम देखते हैं। और लोकसभा में कोई बिल आया तो उन्होंने, जैसे ये CAA और NRC बिल आया था, बहुत सब लोगों को पता होगा, इसी वजह से इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो पास हो चुका है। लेकिन मान लीजिए ये बिल राज्यसभा में गया, लेकिन राज्यसभा वालों ने इस बिल को एक तरफ उठा के रख दिया और 6 महीने इस बात को बीत गए। तो अगर 6 महीने इस बात को बीत गए तो फिर लोकसभा वाले कहेंगे कि भैया आपने अभी तक बिल वापस क्यों नहीं किया, क्यों उसमें सहमति असहमति नहीं बताई है। तो उसमें भी राष्ट्रपति के पास सूचना जाती है, राष्ट्रपति और फिर उसके बाद में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसके बाद में ये बिल पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बिल आराम से ही पास हो गया था, राज्यसभा में भी पास हुआ था, लोकसभा में भी पास हुआ था। ठीक है, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। ठीक है, संयुक्त बैठक, क्योंकि संयुक्त बैठक में जो कुछ भी होता है ये सब लोकसभा के ही आधार पर होता है, तो इस वजह से पूरी जो कार्रवाई होती है वो लोकसभा की प्रक्रिया, जो प्रोसेस, लोकसभा की जो प्रोसेस होती है उसी आधार पर होती है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से, मतलब देखिए, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब दोनों जो सभा हैं, दोनों के हेड, ठीक है, से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि दोनों सभाओं के अध्यक्ष, सभापति हो गए हमारे राज्यसभा के और अध्यक्ष हो गए हमारे लोकसभा के, उनसे मिलकर उनसे परामर्श करने के बाद में जो संयुक्त बैठक होनी है उसके नियम राष्ट्रपति बना सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है। अब ये देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है, अब आप लोग भी कंफ्यूजन होंगे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, लेकिन अभी आपने देखा कि आहूत तो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को, संयुक्त बैठक को आहूत करता है, बुलाता है। इसके बाद में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है, जो इसकी प्रक्रिया जो है वो लोकसभा के आधार पर होती है। तो अब जो लोकसभा के आधार पर होगी तो इसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष के न होने पर लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति। मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे ही नहीं, इस बात को बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए। बिल्कुल, अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति। अब मान लीजिए वो भी नहीं है, फिर तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। मान लीजिए कि अगर ये तीनों लोग नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, ये तीनों लोग नहीं हैं, तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लोग कहेंगे कि हम अपने में से एक आदमी को इसका सभापति घोषित करते हैं। पीठासीन मतलब ये होता है कि हम इसको बैठा देते हैं, इनको ये यहाँ पर मतलब इसकी अध्यक्षता करेंगे और जो भी फैसला होगा वो इसको मानेंगे।
ठीक है, ये हो गया, इसकी अध्यक्षता होगी संयुक्त अधिवेशन की। अब देख लेते हैं कि संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत से मतलब सीधा सीधा है कि अगर 500 मेंबर हैं, अगर सदस्य संख्या 500 है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिला के अगर 500 हैं तो सिर्फ 251 वोट, 250 तो आधे हो गए, 200 मतलब आधे से सिर्फ एक ज्यादा, 50% प्लस एक, मतलब 251 मत जिस ओर हो जाएंगे कि इस विधेयक को पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मान लीजिए विधेयक पास होना है, उस पक्ष में 251 वोट हो गए तो वो विधेयक पास माना जाएगा। ठीक है, सिंपल, साधारण, मतलब साधारण बहुमत। अब देख लेते हैं धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। ये हमने बताया था कि जो धन विधेयक होता है इस पर सीधे सीधे लोकसभा का ही अधिकार होता है पूरी तरीके से, तो इस संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। ये विधेयक राज्यसभा जाता तो है, लेकिन राज्यसभा के पास में सिर्फ 14 दिन हो सकते हैं कि वह इसके संशोधन से संबंधित परामर्श, ठीक है, परामर्श लोकसभा को दे। ये कदापि नहीं होगा कि अगर उसने कोई बात ये कहा कि ये ऐसा होना ही चाहिए तो ऐसा राज्यसभा के पास में अधिकार नहीं है। हाँ, परामर्श सिर्फ दे सकता है कि आप इसमें ऐसा कुछ प्रावधान कर सकते हैं, वह लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा का अधिकार है। ठीक है, तो वही है कि जब लोकसभा के पास ही सारे अधिकार हैं तो इसका जो निर्णय होगा, अंतिम होगा, वो भी लोकसभा ही करती है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। जब पूरे सब जो अधिकार लोकसभा के ही पास में है तो संयुक्त अधिवेशन की बात ही नहीं है। लोकसभा अपने आप ही वो कर लेगी कि मान लेगी बस। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ये देखिए, संविधान संशोधन विधेयक अगर है तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होती। उसके लिए लोकसभा से 2/3 बहुमत, राज्यसभा से 2/3 बहुमत और राष्ट्रपति के साइन, मोहर, हस्ताक्षर के बाद ही कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोकसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, उनके कार्य देखेंगे और किस तरह से लोकसभा में कार्य होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो नीचे की लिस्ट है उसको देख लेते हैं कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ये हम इसको अभी हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सीधे सीधे 80 सीटें हैं। एक कहावत भी कही जाती है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो ये कहावत कही जाती है कि दिल्ली का जो रास्ता है, क्योंकि लोकसभा वहीं पर है, दिल्ली पर है, तो एक कहावत कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। तो मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और जिसकी सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आ गई उसी पार्टी के लोकसभा में बहुमत हो जाता है। तो इस समय भाजपा है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिली थी पूरे देश में मिली थी उन्हें, इसी वजह से। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा जो राज्य हैं वहां पर 2-2 सीटें हैं। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम यहाँ पर 1-1 सीटें हैं। ये तो हो गए हमारे 28 राज्य। ठीक है, अब जो हमारे संघीय क्षेत्र वहां पर देख लेते हैं। दिल्ली में 7 हैं, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव पर 2, अंडमान निकोबार पे 1, लक्षद्वीप 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गांधी जी एवं हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पढ़ते रहिए, पीईटी के एडमिट कार्ड आ गए हैं और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।